हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पैक्टफुल वीडियोस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे कलाम साहब की मुलाकात इंदिरा गांधी जी के साथ हुई, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस मुलाकात के बाद की कहानी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। अगली सुबह कलाम साहब पहुंच जाते हैं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से मिलने पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक मीटिंग रखी थी। कलाम साहब प्रोफेसर धवन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं। इस मीटिंग में और भी महत्वपूर्ण सदस्य थे। इंदिरा गांधी जी तो पहले ही कलाम साहब की कामयाबी से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने इस मीटिंग में SLV-3 की सफलता की चर्चा की और कलाम साहब और उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना की। ईयर 1981 में भारत सरकार ने कलाम साहब राष्ट्र के प्रति उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, उस समय दूसरे देश जैसे चाइना, पाकिस्तान इत्यादि मिसाइल्स बना रहे थे और भारत को कलाम साहब जैसे होनहार साइंटिस्ट की ज़रूरत थी जो हमारे देश की प्रगति में मदद कर सकें। और जब इंदिरा गांधी जी उनसे मिली तो उन्होंने कलाम साहब को भारत के लिए मिसाइल्स बनाने को कहा। ईयर 1982 को जून में कलाम साहब को DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बना दिया गया था। दोस्तों, 1980 के दशक में कलाम साहब को उनकी रिसर्च एंड एजुकेशनल लीडरशिप के लिए भी उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली। उस समय हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे श्री R वेंकटरमन, और उन्होंने कलाम साहब को सलाह दी थी कि वह भारत के लिए एक मिसाइल प्रोग्राम बनाएं, जिसमें उन्होंने कलाम साहब को सभी मिसाइल्स पर एक साथ काम करने को कहा और उन्हें इस प्रोजेक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। इस मिसाइल प्रोग्राम का नाम रखा गया IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के दौरान कलाम साहब ने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई, जिससे भारत का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस मिसाइल प्रोग्राम में बनाई जाने वाली हर मिसाइल हिंदुस्तान के लिए आत्मनिर्भरता का सबूत था। कलाम साहब ने इस प्रोजेक्ट के अंडर 5 महत्वपूर्ण मिसाइल्स बनाई और वे थी पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। जब कलाम साहब ने इतनी सारी मिसाइल्स बनाई तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। दोस्तों, उस समय कलाम साहब को जब मिसाइल प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो कलाम साहब ने उसे बड़ी कुशलता से निभाया था। उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान दुनिया के कुछ ही देशों के पास था। जब कलाम साहब इन मिसाइल्स को बना रहे थे तो दूसरे देश बड़े हैरान हो गए थे और वे जानने के लिए उत्सुक थे कि भारत इस क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है और आगे कैसे बढ़ रहा है। तो ईयर 1988 में पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च किया गया, तो हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ा ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी मिसाइल सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं थी, बल्कि भविष्य में आने वाली कई सारी मिसाइल्स का आधार थी। इस मिसाइल के लॉन्च से आसपास के देश घबरा गए थे। पश्चिमी देश पहले तो इस लॉन्च से घबरा गए और फिर हैरान हो गए, और साथ ही साथ इन देशों ने अपनी नाराज़गी भी जताई और फिर पाबंदी लगा दी हिंदुस्तान पर कि हम बाहर के देशों से ऐसी कोई भी चीज़ ना खरीद सके जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम में काम आ सके। ईयर 1989 अप्रैल में मिसाइल अग्नि को लॉन्च करना था और इस प्रोजेक्ट पर 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे थे। लॉन्च की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया था कि आसपास के गांव खाली करवा दिए जाएं। मीडिया के साथ साथ बाकी सब देशों की नज़रें भी हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार का भी पूरा सहयोग था, लेकिन दुर्भाग्यवश लॉन्च के कुछ सेकंड्स पहले कुछ तकनीकी रुकावटें सामने आई, जिसकी वजह से इस लॉन्च को रोकना पड़ गया। मीडिया ने इस बात को हवा में बहुत उछाला और वे तरह तरह के व्यंग कसने लग गए। कलाम साहब और पूरी टीम निराश हो गए थे। लेकिन दोस्तों, एक अलग ही स्तर की ऊर्जा वाले व्यक्ति थे कलाम साहब, और अगले 10 दिन तक उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मिसाइल्स की खामियों पर काम किया। लेकिन इस बार भी एक पुर्जे की खराबी की वजह से इस उड़ान को रोक दिया गया। दोस्तों, साइंस के क्षेत्र में ऐसी असफलता होना आम बात है। ऐसे वक्त में किसी को भी इन असफलताओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मीडिया वालों ने बजाय सपोर्ट करने के उस समय इस लॉन्च की असफलताओं को लेकर काफ़ी प्रश्न उठाए। लेकिन दोस्तों, कलाम साहब भी अपने वायदे के पक्के थे और एक बार फिर से ये टीम पूरे जोश में आ गई कि इस मिसाइल के लॉन्च में कोई भी रुकावट ना आए।
22 मई 1989 के दिन अग्नि को फिर से लॉन्च करने की तैयारी की गई और दोस्तों इस बार यह लॉन्च सफल रहा। 5 साल की मेहनत के बाद इस टीम का यह सपना पूरा हुआ और कलाम साहब की ज़िंदगी का यह सबसे कीमती पल था। उन चंद सेकंड्स ने कलाम साहब के बरसों की थकान को दूर कर दिया था और एक बार फिर से उन्हें कामयाबी का ताज पहना दिया था। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि अग्नि मिसाइल लॉन्च करने के बाद रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस और यूके के बाद भारत छठा ऐसा देश था जिसने इतने सारे शक्तिशाली मिसाइल्स बनाए और ये सब हमारे जीनियस कलाम साहब की देन थी। ईयर 1990 में उन्हें उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया। ईयर 1990 में उन्होंने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी लॉन्च किया था, जिसमें फिर से वे एक बार बहुत कामयाब रहे। दोस्तों 90 के दशक में न्यूक्लियर पावर की बातें दुनिया भर में चल रही थी। कलाम साहब जो उस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र का भी काम कर रहे थे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सेक्रेटरी का भी काम कर रहे थे। इसी दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें कलाम साहब ने पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और दोस्तों उन्हीं के कड़े प्रयासों से इंडिया एक न्यूक्लियर रिच कंट्री बना पाई। उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला और ईयर 1997 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों कलाम साहब ने हिंदुस्तान के लिए और भी बहुत खूबसूरत सपने संजोए थे। क्या उनके द्वारा देखे गए ये सपने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, जहां मैं अगली वीडियो में इसके आगे की कहानी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।